तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो अभी तक आपको ये सारी जानकारियाँ हो चुकी होंगी कि यूपी जूनियर टीचर वैकेंसी निकली है, इसके फॉर्म कैसे भरने हैं, इसका जो प्रोसीजर है वो कैसा है और कौन कौन से लोग हैं जो इसकी अर्हताएँ रखते हैं, मतलब योग्यताएँ रखते हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। सारी प्रोसीजर्स आपको पता चल गए होंगे। तो अंत में जो बात आती है सामने वो है कि अब हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, तो उस क्रम में मैं आपकी मदद के लिए हूँ। ये है साइंस का एपिसोड जिसमें हम जानेंगे साइंस के बारे में, मतलब कि इस एग्ज़ाम के सापेक्ष में साइंस के कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। जो आज का टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो हम कह सकते हैं सूक्ष्मजीव। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि टॉपिक जो ये टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में, इसको आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, मतलब कि क्या बेस्ट सोर्स होगा आपके लिए पढ़ने के लिए, और उसमें भी आपके पास जो मुख्य आपके पास पॉइंट्स होंगे कौन कौन से पढ़ने हैं। कभी भी कोई भी पूरा पूरा चैप्टर तो आपको पढ़ना नहीं है। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो तो आपको पढ़ना ही है पूरा पूरा चैप्टर, क्योंकि तब आपकी वही ज़रूरत होती है। लेकिन जब भी आप किसी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे पढ़ने का जो सबसे तरीका अच्छा है वो ये है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहली बात रखें याद कि ऐसे एग्ज़ाम जिनमें आपके सामने होती हैं कि आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस लाइक कि एमसीक्यू टाइप के आपके पास क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ पे जो आपके पूरे पूरे सिलेबस में दी गई होते हैं पॉइंट्स, तो उनकी परिभाषाएं आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो यही होगा बेस्ट तरीका कि आप किसी भी एग्ज़ाम में सफल हों। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो शुरू करें। तो सबसे पहले हम जानें सूक्ष्मजीव। तो सूक्ष्मजीव की परिभाषा क्या होती है, ये मैंने इसीलिए नहीं यहाँ पे मेंशन की क्योंकि वो हमारे इम्पोर्टेंस के लिए है ही नहीं, वो उस व्यक्ति के उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है जिसे कि मान लीजिए कॉपी लिखना है। जैसे आपके पास अगर सब्जेक्टिव पूरा पूरा पेपर होता तो आपके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती। ठीक है, इसमें आप स्टार लगा सकते थे, लेकिन इसकी जो परिभाषा है वो हमारे लिए अब इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं, इसीलिए मैं इसे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि सूक्ष्मजीव के जो टाइप्स बांटे गए हैं एक स्टैंडर्ड के अनुसार, तो वो हैं कि जो मेन जो हैं इसके प्रकार वो हैं चार। ठीक है, तो चार प्रकार हैं। तो वो मेन हैं बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, और पांचवा एक सब आइटम है वो की है वायरस। ठीक है, अब आप कभी भी जो मेरे स्लाइड में लिखा हो इंग्लिश में, तो उसे आप कभी भी मतलब कि परेशान ना हो कि आपके पास कभी भी माध्यम का कोई भय ना हो, क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश में इसलिए लिखा होता है क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं ये टाइपिंग करने में अंग्रेजी में आसान होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे के सारे कीबोर्ड लगभग पहले से इंग्लिश में ही होते हैं इनबिल्ट, लेकिन अगर बाद में आपको कुछ एडिशनल ऐड इन करना है तो आप हिंदी कीबोर्ड लगा सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये चीज़ें होती हैं अधिकतर कि इंग्लिश में लिखी होती हैं, लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, इनको मैं पूरी तरह से हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँगा या तो एक्सप्लेन करूँगा। तो अब आप कहेंगे बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं। ठीक है, और फंगाई कहते हैं कवक, प्रोटोजोआ एज इट इज़ प्रोटोजोआ ही रहता है। ठीक है, और एल्गी को कहते हैं शैवाल। और आप 2021 में हैं तो 2020 में एक क्राइसिस आया जिसे कहते हैं कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस। तो वायरस को तो आप जान गए ही होंगे कि इसको कहते हैं विषाणु। इतनी बात समझ में आई। तो अब आपके लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया कि आपके पास अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम्स में आने वाली बातें होंगी वो हैं कि अब आप पढ़िए कि बैक्टीरिया कौन कौन से हैं जो फ़िलहाल इस रेंज में हैं। आप तैयारी कर रहे हैं एक जूनियर हाई स्कूल के लिए। ठीक है,
तो जूनियर हाई स्कूल में आपको पढ़ाना है 6 से लेके 8 तक। तो 6 से लेके 8 तक के सिलेबस के अनुसार आपको तैयार करने हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको तैयार करने हैं कि बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, आपको तैयार करने हैं कि फंगाई कौन कौन से हैं, आपको तैयार करने हैं कि ये जो प्रोटोजोआ हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसी क्रम में बात ये है कि अब मान लीजिए कि आपको बताना है कि प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से जो बीमारियां फैलती हैं वो अधिकतर होती हैं कि आपने सुना होगा नाम मलेरिया का, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा गंदा हो गया तो इसे मैं साफ़ कर लेता हूँ पहले। तो ये ठीक है। अब प्रोटोजोआ से जो मुख्य बातें सामने आती हैं वो है मलेरिया, ठीक है, और दूसरा है अतिसार। तो ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है कि मलेरिया जो होता है वो कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है, ठीक है। तो अब आप ये, हाँ, तो आप मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें मैं बताऊँगा कि आपको पढ़ना कहाँ से है। तो कभी भी जो भी एग्ज़ाम्स हों तो उनमें जो आप देखिए कि आपका जो सिलेबस जो दिया गया है, और फिर सिलेबस को आप सर्च करिए। आपको पढ़ाना है 6, 7, 8। तो ये 8th क्लास की NCERT में चैप्टर है सूक्ष्म जीव के बारे में। तो उसमें आप जाइए, उसमें से आप पढ़िए, उसमें से जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उनके आप नोट्स बनाइए, ठीक है। कहीं से भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ने से, डायरेक्ट पढ़ने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, तो जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ मुझे क्या इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो आप उन्हीं चीज़ों को लिखते हैं। जब आप उन्हीं चीज़ों को लिखते हैं तो आप जब उनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग कहाँ है। तो आप 8th क्लास की NCERT है उससे पढ़िए, उसमें सूक्ष्म जीव के बारे में दिया गया है। तो हाँ, तो अब हम अपने टॉपिक में आते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। अब हम जुकाम की बात करें तो ये जो जुकाम होती है ये अधिकतर वायरस की वजह से होती है, जुकाम, ठीक है। और जुकाम तो आप कोरोना वायरस में सुन ही रहे हैं कि इसमें होता ही है, जुकाम होता है, खांसी होता है, बुखार। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करें कि जो हमारे वायरसेस हैं, वायरस मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं। अब किसी भी चीज़ के उपयोग, मतलब कि अब आपने सुन लिए कि ये अगर बीमारी फैलाते हैं तो इनके डोमेस्टिक, मतलब कि डोमेस्टिक ही नहीं, उपयोग भी हो सकते हैं। उपयोगों को आप यूज के हिसाब से बांट सकते हैं 4 मेन हेडिंग्स में, तो जो कि हैं डोमेस्टिक, ठीक है। डोमेस्टिक के बाद आता है इंडस्ट्रियल कहें या हम इसे कह सकते हैं कॉमर्शियल, ठीक है। इसे कहते हैं कॉमर्शियल कहें या कहें वाणिज्यिक, ठीक है, ठीक है, वाणिज्यिक। मेडिसिनल मतलब औषधि क्या यूज है इसका, ठीक है, औषधि। और फॉर सॉइल मतलब कि मृदा में इसका क्या उपयोग हो सकता है। अब आपने सुना होगा कि डोमेस्टिक में कि जब भी आपने सुना होगा ब्रेड, ठीक है। तो जब ब्रेड बनाई जाती है तो जब कोई भी चीज़ डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक को ही बड़े लेवल में अगर किया जाए तो वो ही इंडस्ट्रियल हो जाता है। मेडिसिनल जो भी औषधि यूज़ हो वो तब उसे ध्यान में रखा जाता है। तो अब डोमेस्टिक में आप ध्यान दे सकते हैं कि आपने सुना होगा खमीर, ठीक है। खमीर कहें या उसे ही कहते हैं यीस्ट, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये खुद में एक क्या कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि अब आप देखते हैं कि उसे मैदा में डाला जाता है। मैदा में डालने के बाद वो अपना जो श्वसन कार्य होता है, श्वसन कार्य मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम जो होता है वो अपना एक्टिवेट कर देता है। किससे एक्टिवेट करता है? वो एक्टिवेट करता है कि पानी जब भी उसके संपर्क में आता है तो वो एक्टिवेट अपना हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद जो मुख्य बात है, हाँ यहाँ पे अब बात आती है कि जो अपने एग्ज़ाम्स में आ सकती है बात, वो है कि जो यीस्ट होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा अपने आप को बढ़ाता है, ठीक है। तो वो श्वसन करता है, श्वसन करने के बाद वो जनन शुरू करता है। तो इस प्रकार से जो CO2 होती है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ये खमीर शुरू कर देता है। खमीर जब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शुरू करता है
तो वही जो होते हैं वो आप मान लीजिए कि ये आपका लेट मी ये है, ये आपका लेवल है आटे का, ठीक है। इसमें आपने डाल दी ये खमीर छोटी छोटी, ठीक है। तो जब ये उत्सर्जन करेगा CO2 का, तो यहाँ पे बुलबुले बनेंगे, ठीक है। यही बुलबुले ऊपर आते हैं, यही बुलबुले ऊपर आते हैं, यही बुलबुले ऊपर आते हैं। तो आपका जो स्ट्रक्चर हो जाता है ऊपर का, ऊपरी सतह का ये आटे का, तो ये फूला हुआ ना जाता है। इसी का उपयोग, इसी को आप कह सकते हैं कि ये उपयोग है। और यही चीज़ अगर किसी अच्छी चीज़ में पड़ जाए आपके, तो इसी को आप इसके दुष्प्रभाव भी कह सकते हैं। तो इनके यूजेस और मिस यूजेस भी हैं, ठीक है। तो अब अगर एक तरफ से हम देखें कि इसके जो यूजेज हैं वो क्रम से क्या हैं, तो आपने देखा होगा, नई स्लाइड में मैं जाता हूँ। हाँ, इसी को मैं पहले साफ़ करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आपने सुना होगा कि दही, ठीक है, दही सुना होगा, और फिर ब्रेड। तो ब्रेड को हमने देख लिया कि ये बनता है यीस्ट से, यीस्ट या तो इसे कहें तो खमीर, ठीक है। तो ये हो गए, ये होते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। दही को जो बनाने में मुख्य कार्य करता है वो कौन सा सूक्ष्म जीव है, वो है लैक्टोबैलिसस, ठीक है, जिसे कहते हैं लैक्टोबैलिसस, ठीक। लैक्टोबैलिलस बैसिलस, सॉरी, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये हो गया, ये हुआ दही के लिए, ये हुआ ब्रेड के लिए। और आगे हम बात करें कि ये हो गया डोमेस्टिक यूज। अब हम बात करें कि इनका वाणिज्यिक उपयोग क्या है। तो आपने सुना होगा वाणिज्यिक में, अब हम इधर ध्यान दें कि आप मेरे कर्सर पे ध्यान दें, ठीक है। तो वाणिज्यिक में जैसे शराब बनाना, ठीक है। दूसरे टर्म्स में बात करें तो आप वाणिज्यिक रूप में अचार बनाना, ठीक है, अचार बनाना। और उसके बाद हम बात करें तो वाणिज्यिक में जूसेस बनाना, ठीक है, जैम बनाना, ठीक। तो इन सब में जो मेन काम होता है इन चीज़ों को सड़ाने का। जैसे शराब बनाना है, शराब कैसे बनती है कि गेहूँ हुआ, चावल हुआ, इसको सड़ाने में। तो इसको सड़ाने का जो काम करता है वो भी यीस्ट के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें तो कि जो औषधि उपयोग क्या है। तो आपने औषधि में सुना होगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो देता है एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक ही है जिसे कहते हैं प्रतिजैविक। तो जो जैविक पदार्थ जो हमारे अंदर होते हैं जिनकी वजह से हमको कोई बीमारी होती है, उसी के अगेंस्ट में, मतलब उसी के विरोध करने के लिए हमारे अंदर कुछ ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो कहें सूक्ष्म जीव डाले जाते हैं जो उन जो जैविक पदार्थ हैं उनसे लड़ सकें। इन्हीं को कहते हैं एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकी। तो ये एक हुआ मेडिसिनल यूज, जो आपने सुना होगा कि कई सारी मेडिसिनल दवाई एंटीबायोटिक दी जाती हैं इसी तरह से कि वो काम करें उन मतलब बायोटिक पदार्थ के अगेंस्ट जिनकी वजह से हमें वो बीमारी हुई है। और जब वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल होके आपकी जो समस्या होती है वो सॉल्व हो जाती है। अब सॉइल के लिए वो कैसे उपयोगी होते हैं। जब आपने सुना, आप जैसे देखें कि यहाँ पे कोई गड्ढा है, गड्ढे में आपने कचरा डाला, तो कचरा डालने के बाद अब अगर वो गीला कचरा है, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो डिसइंटीग्रेट हो सकती हैं बाद में, जो हैं आपके सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव अगर उसको फिर से तोड़ लेते हैं, ठीक है, तोड़ ले रहे हैं, तो वो सॉइल के लिए यूज़फुल हो गया। इसी को कहते हैं कि सॉइल के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उपयोग क्या हैं। तो वो ऐसे घटकों में तोड़ते हैं जो कि सॉइल के लिए फिर से उपयोगी हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा जैविक खाद, ठीक है। तो जैविक खाद उन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से बनाई जाती है, उन्हीं की वजह से वो उसका निर्माण हो पा रहा है,
ठीक। अब हम अगली बात करें कि जो अब आपने सुना होगा कि वैक्सीन, अब वैक्सीन कैसे काम करती है, तो अब हम आगे चलें। हाँ, तो लैक्टोबैसिलस के बारे में आप जान गए होंगे। ये मुख्य पॉइंट हैं जो मैं इसमें अगली स्लाइड में लिख रखा हूँ कि लैक्टोबैसिलस जो है वो है दही बनाने में उपयोगी होता है, ठीक है। और फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन कहें या इसी को हिंदी में कहते हैं किण्वन, ठीक है। फर्मेंटेशन और किण्वन में क्या अंतर है, ठीक है। तो जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म द्वारा, कोई भी सूक्ष्म जीव द्वारा कोई भी चीज़ सड़ाई जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे है ये, ठीक, यहाँ पे आपने डाल दिए गेहूँ, ठीक है, गेहूँ डाल दिया, चावल डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें डालने के बाद जब इसमें कोई भी सूक्ष्म जीव होंगे और पानी के संपर्क में आने के बाद वो इसे सड़ाना शुरू करेंगे, ठीक। तो सड़ाने की बात हो गई, तो ये जब ये सड़ा के इसको शराब बना देंगे, तो इस सड़ाने की प्रक्रिया को ही कहते हैं फर्मेंटेशन, या तो हिंदी में कहें तो किण्वन। तो आपको फर्मेंटेशन क्लियर हुआ। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्मेंटेशन का उपयोग किस कार्य में होता है, तो आप बता सकते हैं कि किसी चीज़ को सड़ाने में, या तो कहें शराब बनाने में, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स के बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक ऐसी चीज़ें हैं जो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक की ऐसी चीज़ें हैं जो उन जैविक पदार्थों से हमें लड़ने में मदद करती हैं जिनकी वजह से हमें शारीरिक समस्याएं होती हैं, ठीक। अब हमने उनके यूजेस देख लिए। अब हम जानेंगे कि वैक्सीन कैसे काम करती है, ठीक। वैक्सीन कैसे काम करती है, तो अब आप ये मान लीजिए कि हमारा जो शरीर है वो इस प्रकार से काम करता है कि जब वो कोई, मतलब कि ये मान लीजिए कि हमें कोई बीमारी हुई, ठीक। हमें जब कोई बीमारी हुई तो वो किसी न किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा हुई होगी। तो जब हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव के द्वारा वो बीमारी हुई, तब हमें दी गई एंटीबायोटिक, तो उसने उस सूक्ष्म जीव से लड़कर अपने शरीर को सही कर दिया। लेकिन अगर हम मान लें कि वही सूक्ष्म जीव जो बीमारी फैला रहे हैं, उन्हीं सूक्ष्म जीवों को मृत अवस्था में आपके शरीर में इंजेक्ट कराया जाए, ठीक है, मृत अवस्था में आपके शरीर में इंजेक्ट कराया जाए, तो आपकी शरीर उन सूक्ष्म जीवों से लड़ना पहले से ही सीख जाएगी। समझ रहे हैं कि मान लिया आपने माना कि एक्स ये एक आदमी है, ठीक है, और यहाँ पे एक बीमारी है ए, तो ए बीमारी फैल रही है जो कि जिस मतलब कि मान लीजिए कि ए बीमारी फैल रही है जो कि बी वायरस की वजह से फैल रही है, ठीक। तो ये बीमारी बी वायरस की वजह से फैल रही है। तो अगर हम इस शरीर में बी वायरस पहले से ही मरे हुए डाल दिए जाएं, बी वायरस पहले से ही मरे हुए स्थिति में डाल दिए जाएं, तो ये जो शरीर होगी वो इस बी वायरस से लड़ने के लिए पहले से तैयार हो जाएगी। पहले से ही तैयार हो जाएगी, इसका मतलब कि आपको करना क्या है कि इन्हीं बी वायरसेस को मारने के लिए मरी हुई अवस्था में इसमें डालना है, तब ये तैयार रहेगी। कभी भी अगर इस शरीर के संपर्क में ये बी वायरस आएगा तो वो बीमारी से ये एक्स वाला व्यक्ति बच जाएगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं वैक्सीनेशन, या कहें टीकाकरण। और जो मृत अवस्था में जो इंजेक्ट कराए जाते हैं ये वायरसेस, इसी को कहते हैं वैक्सीन। तो इसे हम लिख दें टीका, ठीक, और इस प्रोसेस को हम लिख दें टीकाकरण, या इसी को कह दें वैक्सीनेशन, या इसे कह दें वैक्सीन, ठीक। ये क्लियर हुई बातें। अब हम चलें अगली बात कि अब जो हमारे सामने अगली बात आती है वो है जीवाणु। जीवाणु क्या है, तो जीवाणु वो सारे के सारे वायरसेस हैं
जो हमारे लिए सिर्फ हार्मफुल हैं। हार्मफुल मतलब कि जिनके वजह से हमें समस्या होनी ही है। तो इसे कहते हैं, ऐसे जीवाणु कहते हैं, सॉरी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जीवाणु, और उन्हें कहते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस इन इंग्लिश, और हिंदी में कहते हैं उन्हें जीवाणु। अब ये बीमारियां फैलाते हैं, हमारे लिए हार्मफुल है, मतलब कि ये बीमारियां ही फैलाते होंगे। ठीक, तो अब हम कहें तो ये कैसे काम करते हैं। ठीक, तो इनके द्वारा जो बीमारियां फैलाई जाती हैं वो दो प्रकार की होंगी, या संचारणीय होगी, या तो वो फैलने वाली ना होंगी, या तो कहें हम असंचारणीय। सॉरी, ठीक है, या तो संचारणीय होंगी या तो असंचारणीय होंगी। अब संचारणीय क्या होता है? संचारणीय मतलब कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आएगा, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, समझ रहे हैं? सूक्ष्म जीव मतलब कि ये ऐसे, मतलब कि ये ऐसी सिचुएशन है जब भी कोई, आप मान लीजिए कि आपको एग्जांपल्स में समझाता हूँ कि ये है एक्स व्यक्ति, ये बीमार है, ठीक है, और ये है वाई जो कि है स्वस्थ। इनके बीच जब भी कोई ऐसा कांटेक्ट होगा जो वो चाहे तीन प्रकार से हो, वायु से हो, जल से हो, आप ये भी लिख सकते हैं कि भोजन से हो, चौथा आप लिख सकते हैं कि कायिक, या तो इनका शारीरिक कांटेक्ट हो। ठीक है, तो ये एयर हो गया, ये हो गया वाटर, ठीक है। तो ये वायु, जल, भोजन, कायिक, इनके द्वारा जब भी इस व्यक्ति से, इस व्यक्ति में, मतलब एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में बीमारी का ट्रांसफ़र हो, तो ऐसी बीमारियों को कहते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, या कहें तो संचारणीय रोग। अब अगली बात करें तो अब आप याद रख कर सकते हैं कि इसमें जो क्या आ सकते हैं पेपर्स में, तो वो है कि एक मुख्य टर्म है, टर्म क्या, एक पॉइंट है कि मादा एनाफिलीज। ठीक है, तो मादा एनाफिलीज के द्वारा क्या होता है? मादा एनाफिलीज के द्वारा एक मादा एनाफिलीज मच्छर है जिसके द्वारा क्या मलेरिया होती है। ठीक है, तो मादा एनाफिलीज के द्वारा मलेरिया होती है, और मादा एंडीज द्वारा, मादा एंडीज द्वारा होता है टाइफॉइड। ठीक है, सही है मेरा, सॉरी, डेंगू वायरस। मादा एंडीज द्वारा होता है डेंगू वायरस। ठीक है, तो आप इन दोनों चीज़ों में बिल्कुल कंफर्म रहें कि मादा एनाफिलीज के द्वारा क्या होता है, मादा एंडीज द्वारा क्या होता है। तो ये है, ये डेंगू का हो गया और ये मलेरिया का हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें। हाँ, ये जो चार्ट दिया गया है उस बुक में वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, या कहें तो आप इसका बिल्कुल हाई चांस माने कि ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है। तो इसमें क्या दिया गया है कि मानव रोग क्या हैं, मतलब जो मानव रोग हैं वो उनके रोग कारक सूक्ष्म जीव क्या हैं, किन की वजह से वो बीमारियां फैलती हैं, या तो संचरण का तरीका बताएं, संचरण का तरीका क्या है कि किस तरीके से उनका संचरण होता है, और उनके बचाव के उपाय क्या हैं। तो एक एक हम देखते हैं। छह रोग कहें, या तो इसे कहते हैं टीबी, जो हमारी आम भाषा में हम इसे कहते हैं। ठीक, तो क्षय रोग किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से, और इसका जो मतलब कि संचरण होता है वो होता है वायु के द्वारा। ठीक, और दूसरा नंबर हमारा है खसरा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको प्लीज़ याद रखें। दूसरा पॉइंट है हमारा खसरा, या इसे मीजल्स भी कहते हैं। तो ये फैलता है वायरस के द्वारा, और इसका भी संचरण का तरीका वायु होता है। चिकन पॉक्स और मतलब या तो इसे कहें चेचक, और चिकन पॉक्स या चेचक,
ये भी एक वायरस के द्वारा होता है, वायरस इन सेंस, और इसका जो संचरण का तरीका है वो सीधे संपर्क से हो सकता है या तो वायु से हो सकता है, ठीक है। और अगली बात करें पोलियो की। पोलियो भी एक वायरस के द्वारा होता है और इसका भी संचरण वायु या जल से होता है। ये हुई बातें कि संचरण का तरीका कौन कौन से हैं। अब आप याद रख सकते हैं कि खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो वायरस के द्वारा होता है, बल्कि जबकि 6 रोग जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। अब इनके जो बचाव तरीके हैं वो ये हैं कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाए और रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। उचित समय पर टीकाकरण आवश्यक है। अब हैजा की बात करें तो हैजा जीवाणु से होता है। 6 रोग जीवाणु से हो गया और हैजा जीवाणु से हो गया। ये जल और भोजन के द्वारा इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो जल और भोजन के द्वारा होता है। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है और इसका जो संचरण होता है वो जल के द्वारा होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल और टीकाकरण, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ये बचाव के उपाय हैं जो कि सामान्य हैं सारे के सारे बीमारियों के लिए। अब हेपेटाइटिस ए होता है वायरस के द्वारा और इसका जो संचरण का तरीका है वो है जल, मतलब कि मान लीजिए ये एक वाटर बॉडी है, मतलब कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है। यहाँ पे इस वाटर बॉडी को एक्स ने यूज़ किया, ठीक है। जिसको कोई बीमारी है, जब भी अगर जल के द्वारा संचरण करने वाली बीमारी होगी तो अगर तुरंत एक टाइम पीरियड होता है सारे वायरसेस के डीएक्टिवेट होने का, तो अगर उस टाइम पीरियड के बाद, उस टाइम पीरियड के पहले ही किसी अन्य व्यक्ति ने उसका उपयोग कर लिया तो ज़्यादा चांस होते हैं कि वो जो बीमारी होगी वो ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हुई बात। अब अगली बात है मलेरिया की। मलेरिया मतलब कि मलेरिया होती है मलेरिया होती है प्रोटोजोआ के द्वारा और ये होती है मच्छर के द्वारा फैलती है। और इसका जो बचाव तरीका है, मच्छरदानियों का उपयोग करें, मच्छर भगाएं, रसायन का प्रयोग करें, छिड़काव करें, मच्छर के प्रजनन को रोकें, मतलब कि जल भराव ना होने दें। और मतलब कि ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आप इस जो चार्ट है इसका महत्व समझें और इसको ज़रूर कंसीडर करें अपनी प्रिपरेशन में। तो इसी चैप्टर के आगे की बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में इतना ही, मिलेंगे अगले पार्ट में।